हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर अकेडमी पर। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में बात करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 1 समुच्चय के बारे में। आज से हम लोग 11th क्लास की मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन शुरू करने वाले हैं और ये जो आपका 2022 का सिलेबस है उसके बारे में हम लोग इस सेशन से आज से शुरुआत करेंगे और उसी के सारे सिलेबस पूरे करेंगे। जितने भी टॉपिक्स आपकी बुक में दिए जा रहे हैं यूपी एनसीईआरटी मैथ की बुक में, वो सब के सब हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। राइट फ्रेंड्स, तो आप लोगों के जैसे जैसे कमेंट्स आते रहेंगे वैसे वैसे आप लोगों को और जल्दी से जल्दी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो कमेंट्स करना ना भूलें, अपने कमेंट्स को और अपने एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करें हमारे साथ में। पूरे सेशन लगातार बने रहें और जाने कि हम लोग कैसे कौन से टॉपिक पर कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाएगा सबसे आसान ट्रिक में और सबसे आसान मेथड्स में यहाँ पे सिखाया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और सेशन को शुरुआत करने से पहले सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें और जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ आज नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले सभी सॉल्यूशंस का और सभी सिलेबस का वीडियो तुरंत का तुरंत नोटिफिकेशन के जरिए मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समुच्चय के बारे में जानते हैं और समुच्चय में हम लोगों को कौन कौन सी चीजें यहाँ पर देखनी चाहिए, कैसे कैसे समझना चाहिए, समुच्चय होता क्या है, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। हालांकि ये टॉपिक आपके लिए पहले भी मे भी आ सकता होगा, क्लास 9th में शायद आपके लिए आया है ये टॉपिक। 10th में तो नहीं आया है बट आपके 9th में या 8th में समुच्चय आपने पढ़ा होगा। फिर आप लोग आज यहाँ पर 11th क्लास में फिर से समुच्चय टॉपिक आपके लिए आ गया है। इस बार बहुत ज्यादा मॉडिफाइड फॉर्म में आया है। 9th में जब आपने पढ़ा होगा तो वहां पे ज्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है, बहुत नॉर्मल था, आपके लेवल के अकॉर्डिंग बहुत ही नॉर्मल था। बट आज हम लोग क्लास 11th में थोड़ा सा हार्ड और मॉडिफाइड फॉर्म पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग इजी से स्टार्ट करेंगे और हार्ड तक जाएंगे, ठीक है, एकदम बॉटम से लेकर चलेंगे, हाई तक पहुंचेंगे। पूरा सिलेबस लास्ट तक, जब तक हम लोग कितनी 1.6 एक्सरसाइज है पूरे सिलेबस के अंदर, ये सब खत्म करते करते आप लोग एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने लगेंगे। तो हमारे साथ शुरुआत से बने रहें। सभी सेशन को देखना बहुत जरूरी है ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके, आपकी जो सोचने की क्षमता है वो अच्छे से डेवलप हो सके समुच्चय के बारे में और समुच्चय के टॉपिक को पूरी अच्छे से याद करा जा सके, ठीक है। चलिए, तो मैथ में समुच्चय टॉपिक क्या कहता है? समुच्चय का मतलब होता है स्टूडेंट सेट का मतलब होता है, आप लोगों ने कभी बुकें खरीदी हो या घर में बुकें रखी हो तो आप लोग कहते हैं ना ये बुक का सेट है, तो वो तो सेट है वही तो समुच्चय है, ठीक है। किसी भी चीज को, बहुत सारी चीजें जो है एक अरेंज्ड ऑर्डर में रख दी जाती हैं, जब भी अरेंज करके रख दी जाए तो वो क्या बन जाता है? एक सेट बन जाता है। अब चाहे वो बुक का सेट हो, सोफे का सेट हो, किसी भी चीज का सेट बनाया जा सकता है। अब सेट की फीलिंग आपको आ रही होगी, ये वही सेट है, इसको वही समुच्चय बोला जाता है। आसान शब्दों में अगर मैं बताऊं तो समुच्चय का मतलब होता है स्टूडेंट्स समूह या फिर ग्रुप आप कह सकते हो। जब कुछ चीजों का ग्रुप या फिर कुछ चीजों का कलेक्शन हम लोग एक अरेंज ऑर्डर में रख दिया जाए तो वो बनता है समुच्चय। उसी का सिंपल आधार में और सिंपल अर्थ होता है समूह। तो चीजों को समूह में रखना ही क्या है? समुच्चय है। अब इसको मैथ में लिखने के तरीके बताए गए हैं, कुछ रूल्स फिक्स किए गए हैं, उन तरीकों को, उन रूल्स को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। राइट, एक्सरसाइज हम लोग सेशन में शुरुआत करेंगे बट पहले ये समझा दिया जाए कि आपको समुच्चय पढ़ना कैसे है, समुच्चय होती क्या चीज है। स्टूडेंट्स, कोई भी चीज, किसी भी अगर हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो कुछ रूल्स और कुछ नियमों के तरीके पर हम लोग डिपेंड करते हैं। तो वहां पर कैसे रूल्स लगाने वाले हैं ये चीज जरा आप लोग समझें। मान लेते हैं किसी चीज का समूह हमें लिखना है, ठीक है, कुछ चीजें हमारे सामने रखी हुई हैं, कुछ चीजें क्या, हम एक फिक्स चीज आपको बताते हैं, जैसे महीनों का नाम लिखना हो। महीने 12 होते हैं, 12 नाम आपको लिखने हैं एक अरेंज्ड ऑर्डर में और एकदम समूह बनाते हुए। तो समुच्चय में मैथमेटिक्स हमें क्या सिखाती है? समुच्चय में वो कैसे लिखा जाएगा? तो वो ऐसे लिखा जाएगा कि महीनों का नाम, जिस भी चीज का समुच्चय बनाना है उस चीज को यहां पे रखा जाए, मतलब एक समुच्चय का नाम यहां पे दिया जाएगा। जी, किसका समुच्चय बनने वाला है? महीनों के नाम का समुच्चय बनने वाला है, समूह बनने वाला है। कैसे बनाया जाएगा? आप लोग करली ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये करली ब्रैकेट यूज करेंगे और बंद भी इसी से करना है। शुरुआत इसी से करेंगे, बंद भी इसी से करेंगे। जितने भी महीनों के नाम आते हैं वो इसी घर के अंदर रहेंगे। ये समझो ये एक टाइप का घर है। अच्छा, अब मैंने कहा यहां पर मेरे पास आता है जनवरी, फिर आता है फरवरी, इसी तरह से आगे चलता रहेगा, लास्ट में आएगा क्या? दिसंबर। ये हमारे पास में बन गया समुच्चय,
ठीक है, तो हमने क्या सिखाया आपको, जिस भी समुच्चय का नाम लिखना हो तो महीनों का बनाना है तो महीनों का, ठीक, दिन का बनाना हो तो दिनों का नाम, बॉल रंग बिरंगी बॉल रखी है तो कह दो बॉल का समुच्चय, गेंद का समुच्चय, ठीक है, फूलों का तो फूलों का समुच्चय, सोफे का तो सोफे का समुच्चय, ये सारी चीजें यहाँ पे रखेंगे। अब उस सोफे में या गेंद में कौन कौन सी गेंद है यहाँ पर, ठीक है, लाल कलर की गेंद, पीले, लाल, हरी, कौन सी गेंद है वो सब यहाँ रख दीजिए। सोफा रखना हो तो सोफा रख दीजिए, यहाँ पे सोफे का नाम जो भी आपने रखा हो, ABCD जो भी रखा हो वो रख दीजिएगा। मतलब उन चीजों का नामकरण यहाँ पे रखना है और उस जो है क्या कलेक्शन किस चीज का है तो वो यहाँ पे रखना है, ठीक है। क्या हम लोग ऐसे ही हमेशा बदलते रहेंगे? एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए जो हर जगह लगाई जा सके। मैथ में तो भाई हम लोग क्या कहते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि हर जगह काम आ सके। जैसे x मानते हैं ना हमेशा, x क्या होता है कि कोई भी नंबर ले सकते हैं x की जगह पर, तभी x मान लिया जाता है। इसी तरह से यहां पर भी कोई भी नंबर लिया जा सके उसको। तो देखिए, जब भी हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताने जा रहे हैं, क्या बताने जा रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म जो आप हर जगह लगा सकते हो, ठीक है। मैथ हमें क्या सिखाती है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, जरा उसको समझें। स्टूडेंट्स, महीनों का नाम का मतलब यहां पे तो समुच्चय का नाम रखा जाएगा। वो समुच्चय को नाम को रिप्रेजेंटेशन पता है किससे किया जाता है, कैपिटल लेटर से किया जाता है, कैपिटल लेटर से किया जाएगा। कोई भी कैपिटल लेटर A to Z कैपिटल लेटर होना चाहिए। किसी भी समुच्चय का नाम जो होता है वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करवाया जा सकता है। ये बात आप जरा ध्यान रखें, अभी बना के दिखाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में जो हम लोग अंदर एलिमेंट भरते हैं, अवयव भरते हैं, ये क्या होते हैं, अवयव होते हैं, ठीक है, एलिमेंट होते हैं। ये जो होते हैं स्मॉल लेटर से भरे जाएंगे, हमेशा स्मॉल लेटर से यहां पर भरे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब A to Z आपका भरा जाएगा स्मॉल लेटर में जो भी एलिमेंट होंगे। तो एक व्यापक समीकरण क्या बनके तैयार होती है, व्यापक समुच्चय कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। मान लेते हैं कोई समुच्चय है A नाम का, उस समुच्चय का क्या नाम है, A है। तो अंदर जो एलिमेंट भरे जाएंगे वो कैसे भरे जाएंगे, ABCD-Z, कुछ भी भर सकते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया समुच्चय को दिखाने का। समुच्चय दिखता कैसा है, ऐसा दिखता है। कभी भी किसी भी समुच्चय का नाम लिखना हो तो कैपिटल लेटर में लिखिएगा, एलिमेंट लिखने हो तो स्मॉल ABCD लिखा जाएगा, बाकी एलिमेंट चेंज करते रहो। महीनों का है तो महीने का नाम भर देना, और गेंद का है तो गेंद के नाम भर दो, दिनों के नाम है तो दिनों के नाम भर दो। अगर एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाया जाए तो ऐसा दिखाया जाता है कि समुच्चय भाई ऐसा दिखता है। बाकी अब इसकी जगह पे कुछ भी रिप्लेस करते रहो, चलता रहेगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको समझ में आ गया ना समुच्चय दिखता कैसा है। इसका एग्जांपल मैंने यहां पर आपको दिखा दिया है, ठीक है। यहां पर आप इसको हटाकर इसका रिप्रेजेंटेशन A से या B से, C से, J K L M कुछ भी कैपिटल लेटर में ले लेना, वही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म दिखा देगा। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर अंदर रहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आ गई होंगी। समुच्चय रिप्रेजेंटेशन कैसे कराया जाता है, उसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है, ये बात हमने यहाँ पे क्लियर कर दी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखेंगे और समझेंगे कि हमारे पास में जो अगला टॉपिक आता है वो क्या आता है। किसी भी समुच्चय को लिखने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है रोस्टर मेथड, ठीक है, और एक होता है रोस्टर मेथड मतलब सारणीबद्ध करना, और एक होता है समुच्चय निर्माण, ठीक है। पहला मेथड क्या बोलता है, रोस्टर मेथड, दूसरा वाला मेथड क्या बोलता है, समुच्चय निर्माण। तो चलिए दोनों ही बात हम लोग समझेंगे। एक चीज मैंने लिख दी रोस्टर मेथड, रोस्टर विधि लिख लो, ठीक है, रोस्टर विधि। दूसरा लिख लो, क्या बताया था, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। तो स्टूडेंट्स बातों को समझिए, किसी भी समुच्चय को बनाने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास। अरे भाई किसी भी चीज का निर्माण करना हो तो तरीके पूछे जाते हैं, कितने तरीके से बनाया जा सकता है, हम लोग कहेंगे यहाँ पे दो तरीकों से इसका निर्माण किया जा सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं सारणीबद्ध करना, सारणीबद्ध विधि कह दो चाहे तो, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं नाम आपको क्लियर हो गए होंगे। नाम क्लियर करने के बाद में अब जरा मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा। किसी भी चीज को सारणी में लिखो, एक सीरीज में लिखो, तो वो बनता है सारणीबद्ध विधि या फिर उसको बोलते हैं रोस्टर विधि। कैसे, बात बताते हैं। मान लेते हैं कोई समुच्चय है A नाम का, अभी बताया था ना कैपिटल लेटर से ही हमेशा रिप्रेजेंट कराएंगे। फिर उसके बाद में अंदर जो समुच्चय है वो मेरा है सम संख्याओं का समुच्चय, जैसे 2, 4, 6,
8 इस तरह से चलता रहेगा। तो ये मेरे पास में क्या है, समुच्चय आ गया। सम संख्याओं का समुच्चय मैंने बना रखा है। जो समूह लिया है वो किसका लिया है, वो लिया है सम संख्याओं का समूह लिया है, जिसको होगा जो कि आपको दिख रहा होगा कि जो ए समुच्चय है वो सम संख्याओं का समूह है। ये कौन सा मेथड हुआ, ये हुआ सारणी में रखने वाला, सीरीज में रखा गया, नंबर्स एलिमेंट्स को हमने सीरीज में रख दिया, ये रोस्टर मेथड बनता है। क्या ये बात समझ में आ गई? इन बातों को आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो लिखा गया है ये क्या है, ये है आपका सम संख्याओं का समूह। ठीक, अब जो बोल रहा हूं ना सम संख्याओं का समूह, मैं बोल रहा हूं समुच्चय निर्माण विधि को, लेकिन लिखा हुआ है रोस्टर विधि। तो आप लोग डिफरेंस जरा पहचाने। तो समुच्चय निर्माण विधि क्या सिखाती है, हमें शब्दों को लिखना होता है। इसी चीज को हम ऐसे लिखेंगे, X इज सच दैट, X इस प्रकार से है। ये जो साइन आपको दिख रहा है ना ये वाला, इसको हम लोग सच दैट बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ रहे हो तो ये जान ले कि इसको सच दैट बोलते हैं। या फिर इस प्रकार है, इस प्रकार है, ठीक है, इसको हिंदी में इस प्रकार है बोलेंगे, या फिर आप इंग्लिश में बोल सकते हो सच दैट। X इज सच दैट सम संख्या, या फिर हम लोग लिख सकते हैं इवन नंबर। तो हम लोग यहां पे लिख लें सम संख्या, सम संख्या। क्या ये बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? X इज सच दैट X क्या है, सम संख्या है। या फिर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कराया जाए, हम कहते हैं ऐसे। सम संख्या ना हिंदी में मत लिखो, इसको लिखो ऐसे 2n लिखो। ठीक है, 2n से मतलब क्या हो जाएगा सर, इससे मतलब ये हो जाएगा कि जहां पर n, इसके बगल में ये भी लिखना पड़ेगा कि n क्या है, जहां n जो है 1 2 3 डैश 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 इस तरह से चलता रहेगा। ये जो तरीका लिखा हुआ है ना, ये है समुच्चय निर्माण विधि करना। समुच्चय कैसे निर्माण होगा, तो n की जगह पे आप 1 रख दीजिए तो देखिए 2 आ जाएगा। n की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। n की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6 आ जाएगा। 2n रखने से सम संख्या ही बनेंगी। ये एग्जाम्पल हुआ किसका, समुच्चय निर्माण विधि का। क्या ये बात समझ में आती है आपको, बताइएगा। तो मैं इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क ये है कि यहां पर एलिमेंट आपको साफ साफ दिख रहे हैं, एलिमेंट्स को सारणीबद्ध करके रखा हुआ है, एक सीरीज में रखा हुआ है। लेकिन समुच्चय निर्माण विधि हमारी ये कहती है कि उस चीज को कोडिंग में लिख दो कि वो, अब इतनी बड़ी चीज, अब देखिए जो आपके पास में यहां पे वो नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, 2 4 6 10 ये फिक्स नंबर किए जा सकते हैं। लेकिन यहां पे ना आप अनंत तक लिख सकते हो, बहुत ही छोटे कॉलम में आपको लिखना होगा। जैसे हमने कहा 2 से लेकर 100 तक, 2 से लेकर 100 तक सम संख्याएं लिखो, तो 2 से लेकर 100 तक सम संख्याएं लिखने के लिए भाई साहब बहुत बड़ा सीरीज बनाना पड़ेगा। लेकिन समुच्चय निर्माण विधि हमारी बहुत छोटे में और हल्के में काम करवा देगी। कैसे, हमने कहा कि यहां पर n बराबर 2n है, अगर मानते हैं तो n जो है 50 तक जाएगा। जब 50 तक जाएगा तो 50 दूना 100, मतलब 100 पर ही खत्म हो जाएगा, मेरा इतने में ही काम खत्म हो जाएगा। समुच्चय निर्माण विधि बेस्ट तरीका है एक समुच्चय को छोटा करके लिखने के लिए। लेकिन अगर हम लोग रोस्टर विधि पे जाएं और 100 एलिमेंट भरने पड़ जाएं, 2 से लेकर 100 तक सम संख्याएं, तो आप बढ़ते बढ़ते परेशान हो जाओगे, 50 नंबर भरने पड़ेंगे। समझ रहे हो बातों को? तो ये लॉन्ग मेथड पड़ जाता है, ये शॉर्ट मेथड पड़ जाता है। इस तरह की चीजें अभी हम और भी आगे एक्सरसाइज में सीखेंगे, तो भयभीत ना हो, डरे नहीं। हम लोग ये जान गए हैं कि 2 चीजें हम लोग पढ़ने वाले, पूरे सिलेबस में पूरी एक्सरसाइज में आपको यही पढ़ाने वाले हैं, रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि कैसे की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, बातों को याद रखें। देखिए कोई भी चीज है मैं पूरी डिटेल में बता रहा हूं आपको, समुच्चय आपकी पूरी समझ में आना चाहिए। 2 विधियां मैंने अभी शुरुआत की हैं, समुच्चय के प्रकार, समुच्चय कैसे कैसे सॉल्व किए जाते हैं, वो सारी बातें हम लोग अभी सीखेंगे। जैसी ऐसी चीजें आती जाएंगी वो चीजें हम लोग जो है एक्सरसाइज के अंदर सॉल्यूशन देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं और एक्सरसाइज सॉल्व करा जाए। एक्सरसाइज कैसे करना है वो जरा सीखा जाए, समझा जाए। ओके स्टूडेंट्स, आइए। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया है कि समुच्चय टॉपिक कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है, समुच्चय में कैसे कैसी चीज़ें आने वाली हैं, अगर ये चीज़ समझ में आ गई है, पसंद आ रही है, तो सेशन को लाइक करिए और जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया है तो अपने सोशल मीडिया पे जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सब के साथ शेयर कर दीजिए। समुच्चय का टॉपिक चल रहा है, उसको कैसे कैसे समझना चाहिए, ये सब चीज़ों दूसरे बच्चों को भी पता चले तो अच्छी बात है, राइट। चलिए
आइए देखते हैं समुच्चय का जो हमारा एक्सरसाइज नंबर 1 है उसको कैसे सॉल्व करना है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 मिनट दीजिएगा, मैं एक्सरसाइज ओपन कर लेता हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे सामने जो एक्सरसाइज आई है वो क्या आई है, एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 आई हुई है और मैं उसकी रीडिंग करता हूं। आपको पता चलेगा, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखेगा ही, ठीक है, पूरी स्क्रीन पे दिखेगा या तो आपको राइट लेफ्ट हैंड पे दिखेगा। तो आप लोग जरा क्वेश्चन को पढ़ें और समझें क्या वहां पर बोला जा रहा है। तो प्रश्नावली 1.1 में पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं। पहली बात कि कौन से समुच्चय हैं ये डिसाइड करो। अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए, अपने उत्तर का प्रूफ भी दीजिए कि कैसे आपने कहा कि ये समुच्चय है या कैसे आपने कहा कि ये समुच्चय नहीं है, इस बात का प्रूफ भी दीजिए, औचित्य दीजिए। ओके, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। इन्होंने कहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समूह। तो वर्ष के सभी महीनों का समूह जे से प्रारंभ होने वाले, तो आप अपना औचित्य क्या आपके दिमाग में चल रहा है क्या कि जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समूह बनाया जा सकता है क्या? जी बिल्कुल बनाया जा सकता है। पहला नाम आएगा जनवरी का, दूसरा नाम आएगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का आएगा, जून का और फिर जुलाई का आएगा। तो 3 नाम मेरे पास में आ जाएंगे। एक आ जाएगा जनवरी का और एक आ जाएगा जून का और एक आ जाएगा जुलाई का। ये 3 महीने हैं जो कि जे से स्टार्ट हो रहे हैं, अर्थात मैं इनका समूह बना सकता हूं, मैं इनका समुच्चय बना सकता हूं। तो मैं बाय प्रैक्टिकल बता देता हूं कि मेरे पास में एक ए है, कोई समुच्चय है और वो समुच्चय किस चीज का है, जनवरी का है और उसके अंदर दूसरा एलिमेंट जून का आ जाएगा, जुलाई का आ जाएगा। इस तरह से मेरे पास एक समुच्चय बन के तैयार हो गया। बताइए स्टूडेंट्स, क्या इस समुच्चय को देखने में आपको कोई समस्या लग रही है? भाई एक समुच्चय का नाम दिया, उसके अंदर एलिमेंट भर दिए, तो मतलब पॉसिबल है ना कि यह समुच्चय बन सकता है। ये क्वेश्चन मैंने डिटेल में समझाया है, अगले क्वेश्चन में थोड़ा शॉर्ट्स में समझाऊंगा ताकि सेशन ज्यादा लंबा ना जाए और हमारा काम भी चल जाए। तो ये देखिए, आप समुच्चय बना पाए इसका, तो इसका मतलब इसका समुच्चय बन सकता है। आप यहां पे शुद्ध हिंदी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जैसे प्रारंभ महीनों के नाम का समुच्चय यहां पे लिख दीजिए जनवरी, जुलाई, जून लिख लीजिए पहले, जून और जुलाई, ठीक है ऐसा। तो जे से प्रारंभ महीनों के नाम का समुच्चय जनवरी, जून, जुलाई संभव है, अतः यह समुच्चय है। ये हमने औचित्य दे दिया। देखिए हमने क्या बोला, जी हाँ ये समुच्चय है। औचित्य में क्या दिया कि हाँ ये संभव है कि हम इसका समुच्चय बना सकते हैं। ये हमारा प्रूफ निकल कर आया, हमने चेक करके देखा ना कि समुच्चय बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो ये हमारा औचित्य हो गया और हमने लास्ट में बोला जी हाँ ये संभव है, ये बन सकता है। तो इस तरह से ये चीज नहीं करनी है, ये तो मैंने आपको समझाया था। आपको बस ये लिखना है हिंदी में और इतना बता देना कि समुच्चय बन सकता है कि नहीं बन सकता। क्यों बन सकता है? क्योंकि जनवरी, जून और जुलाई 3 नाम आ रहे हैं, इनका समुच्चय बनाया जा सकता है। ये हमारे अवयव का काम करेंगे। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको पहला क्वेश्चन पूरी डिटेल में समझ में आ गया होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जरा उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। आइए, पहले का पहला क्वेश्चन खत्म, अब देखिए पहले का दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। तो इन्होंने हमसे ये बोला कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह बताइए। अब जरा सोचिए, प्रतिभाशाली लेखक बोला गया है, टैलेंटेड लेखक का आपको राइटर का क्या करना है, समुच्चय बनाना है। क्या आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा लेखक ज्यादा प्रतिभाशाली है? ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। हमारे लिए जितने भी फेमस राइटर हैं ना, वो सभी प्रतिभाशाली हैं भाई साहब। एक फेमस राइटर तो है नहीं, किसको हम कम बोले, किसको ज्यादा बोले, कौन ज्यादा अच्छा लिख रहा, कौन ज्यादा खराब लिख रहा, ये हम नाप तौल नहीं सकते। तो अर्थात ये हुआ कि प्रतिभाशाली लेखक का
नहीं बना सकते। हिंदी शुद्ध हिंदी में लिखिए, कोई समस्या नहीं है, नहीं बना सकते। क्योंकि क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि प्रतिभाशाली लेखक सभी हो सकते हैं, सभी हो सकते हैं या सभी नहीं हो सकते हैं, सभी नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं। राइट? तो हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं भाई? हमारे पास कोई तरीका नहीं है ना बताने का कि नहीं भाई तुम प्रतिभाशाली हो, तुम नहीं हो, कैसे पहचानेंगे कौन प्रतिभाशाली है? तो ये चीज अब या तो सबके सब प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं या तो सबके सब प्रतिभाशाली नहीं भी हो सकते हैं। कौन प्रतिभाशाली है कौन नहीं है, इस कंफ्यूजन की वजह से हम इसका समुच्चय नहीं बना सकते। तो ये बात आप लोग जरा ध्यान में रखें कि इसका औचित्य देने के लिए हमने कहा सभी हो भी सकते हैं, सभी नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए पहचानना मुश्किल है। तो प्रतिभाशाली कौन है, इसका समुच्चय नहीं बनेगा। राइट स्टूडेंट्स, ये चीज, इस चीज का औचित्य समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन समझिएगा क्या बोला जा रहा है, देखिए। फिर उसके बाद में इन्होंने कहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, फिर से वही बात बोल दी, सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। भैया सर्वश्रेष्ठ क्या मतलब हो गया? सर्वश्रेष्ठ पहचान पाओगे कौन सर्वश्रेष्ठ है, कौन सबसे बढ़िया खेल रहा है, कौन सबसे कम खेल रहा है, ऐसा नहीं डिसाइड कर सकते। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, देखिए जब बल्लेबाज आएंगे तो बल्लेबाज हमने जो टीम में रखे हैं वो सभी के सभी सर्वश्रेष्ठ है हमारे लिए, तभी तो टीम में आए हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि भाई तुम कम खेल पाते हो तुमको टीम में नहीं लेंगे, ऐसा कुछ तो नहीं रखा जाता। सबसे सर्वश्रेष्ठ सभी के सभी सर्वश्रेष्ठ भी हो सकते हैं, सभी के सभी सर्वश्रेष्ठ नहीं भी हो सकते हैं। ये चीज का, इसका भी औचित्य आपको सेम टू सेम ऐसे ही देना है स्टूडेंट्स कि हम वहां पर सर्वश्रेष्ठ होने के कोई मेजरमेंट इनका तरीका नहीं है कि सर्वश्रेष्ठ कैसे होगा। ठीक, तो ये चीज आप लोगों को यहां पे लिख देनी है और समझ में आ जानी चाहिए कैसे किया है। ठीक है, इसी के साथ में अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीसरा क्वेश्चन, तीसरा नहीं अब चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए लिखने का तरीका जो था वो हमने आपको बता दिया, आप इसके औचित्य और इसी तरह से अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। 11वीं क्लास में आ गए, याद रहे कुछ चीजें आपको अपने सेल्फ डिपेंडेंट होने पर से ही करनी पड़ेंगी, तो सेल्फ डिपेंडेंट बनिए और जितना आपको टीचर हिंट दे रहा है उन चीजों को आप अपने आप से और मॉडिफाई करते हुए लिखने की कोशिश करिए। अच्छा, फिलहाल अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो समस्या वाली बात नहीं है, मैं आपको सारा का सारा पीडीएफ सॉल्यूशन में दूंगा। ठीक है, सॉल्यूशन का जो है पीडीएफ में दूंगा, तो वहां से आप लोग हिंट ले सकते हैं और उसके सॉल्यूशंस लिख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। आपकी कक्षा के सभी बालकों का समुच्चय, सभी बालक, भैया क्या बना सकते हो? सभी बालक का समुच्चय, कक्षा के सभी बालकों का समुच्चय, भैया बिल्कुल बन सकता है। हमारी कक्षा में जो बालक हैं वो निश्चित हैं और निश्चित हैं 10, 15, 20 जितने भी बालक हैं सबका समुच्चय बनाया जा सकता है। तो आप लिख सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन में कि कक्षा में बालकों का समुच्चय निश्चित होता है, अतः इसका समुच्चय संभव है। ठीक है, हिंदी में आप पूरा लिख दीजिएगा, जो लाइन मैंने बोली है वही आप आंसर में दे सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन समझिए। पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है? इन्होंने बोला है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। जी भाई साहब बिल्कुल संभव है, 1 से लेकर 99 नंबर तक भर सकते हैं। 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं, ये सब प्राकृतिक भी होती हैं। प्राकृतिक कौन सी होती हैं? 0 को छोड़ के सारी संख्याएं प्राकृतिक होती हैं, लेकिन हमें चाहिए क्या? 100 से कम। तो 1 से लेकर 9 तक आप लिखेंगे 1-99 संख्याओं का समुच्चय बनाया जा सकता है, अतः यह समुच्चय संभव है। तो ये हमारी 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बन गया। राइट, आगे देखिएगा और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास का समुच्चय। जी हां, यह भी संभव है। क्वेश्चन नंबर 6 भी संभव है हमारा कि लेखक प्रेमचंद्र ने एक निश्चित संख्या में उपन्यास लिखे हैं, ज्यादा कम ज्यादा नहीं लिखे हैं। इनको हम गिन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो इनका भी समुच्चय संभव है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको आप लोग क्या करेंगे जी? आप लिखिएगा लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित समुच्चय का जो उपन्यास है वो हमें ज्ञात है और निश्चित है, तो इस वजह से हम इनका समुच्चय लिख सकते हैं। आगे समझिए। सभी समपूर्णांकों का समुच्चय। जी हां बिल्कुल, इनका भी समपूर्णांक बोले गए हैं ना, समपूर्णांक। तो भैया देखो अभी समपूर्णांक वाला एग्जांपल भी मैंने कहा था, तो सम भी होना चाहिए, पूर्णांक भी होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 हो जाएगा आपके पास में वो हो जाएगा 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश, इस तरह से चलता रहेगा एक समुच्चय। इस तरह से हम लोग छोड़ देते हैं कि आगे सम संख्याओं का समुच्चय हम लोग बना सकते हैं। तो सम संख्याएं हमारी पता होती है कौन सी होंगी, तो ये सम संख्याओं का समुच्चय भी निश्चित है, इसलिए हम लोग इसको दे सकते हैं, समुच्चय बना सकते हैं। 8वां क्वेश्चन समझिए।
इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। जी बिल्कुल, इस अध्याय में, अध्याय का मतलब पूरे लेसन में बोला गया है, एक्सरसाइज में नहीं, पूरे लेसन के अंदर। तो 8वां क्वेश्चन जो ये कह रहा है, जी हाँ ये भी संभव है, इस लेसन के अंदर जितने भी संख्याएं हैं, क्वेश्चन नंबर हैं, वो सब फिक्स हैं और उनके समुच्चय बनाए जा सकते हैं। इस वजह से हम इनको समुच्चय निर्धारित कर सकते हैं। तो 8वें वाले में भी समुच्चय फिक्स हो जाएगा। अब देखते हैं 9वें क्वेश्चन में क्या बोलता है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक, अब जरा इसके बारे में डिस्कस करिए। कैसे पहचानेंगे कौन सा जानवर सबसे खतरनाक है, कौन सा जानवर का सबसे खतरनाक नहीं है? भैया अगर एक चींटी इतने बड़े हाथी को मार सकती है तो इसका मतलब फिर वो भी खतरनाक हो गई, चींटी भी खतरनाक हो गई। तो क्या इस बात का मेजरमेंट कर सकते हो कि कौन सा जानवर सबसे ज्यादा खतरनाक है, कौन सा जानवर सबसे ज्यादा खतरनाक नहीं है? तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि जब भैया हमारे पास में ऐसा कोई यंत्र नहीं है कि हम ये बता सके नहीं चींटी ज्यादा खतरनाक है कि नहीं है, ठीक है? तो इसका समुच्चय नहीं बनाया जा सकता। औचित्य मैंने आपको समझा दिया है, वो चीज आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा कि कैसे हम लोगों को यहाँ पर पता चल रहा है कि ये चीजें समुच्चय बन सकती हैं या नहीं बन सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन में सिर्फ हिंदी भाषा में आपको लिखना था, आप लोग आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। ऐसी कोई भी बड़ी मेथड नहीं थी जो आपको ना समझ में आई हो। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, कैसे सॉल्व होगा, इस बारे में डिस्कस किया जाए। चलिए सभी लोग रफ पेन कॉपी लेकर ही बैठिएगा ताकि जो चीजें बताते चलें वो सब सारी चीजें आप लोग नोट करते चलें। ओके स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में क्या है, जरा उसके बारे में डिस्कस किया जाए। मान लीजिए a इक्वल टू करली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 है, एक समुच्चय दिया गया है करली ब्रैकेट में आपके साथ, ठीक है? ओके, नो प्रॉब्लम। रिक्त स्थानों में उपर्युक्त प्रत्येक बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू भरिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक नया आपको सिंबल देखने को मिलेगा, एक ऐसा सिंबल है और एक ऐसा सिंबल करके काट दिया गया है। इसको अगर इंग्लिश में बोला जाए तो इंग्लिश में ही ज़्यादातर पढ़ने में अच्छा लगता है, बिलोंग्स टू बोला जाता है, और इसको बोला जाए तो नॉट बिलोंग्स टू, काट दिया है ना, तो आप इसको बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू। बच्चे पूछेंगे हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हम बोलेंगे प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है? और यहां पे लिखेंगे प्रदर्शित नहीं करता है, प्रदर्शित नहीं करता है। डज नॉट बिलोंग्स टू, यहां पे लिखेंगे बिलोंग्स टू, यहां पे लिख देना डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है? तो ये बातें समझ में आ गई होंगी। इस सिंबल का नाम क्या होता है, इसको पढ़ा कैसे जाता है। अब मैं बताता हूं इसका यूज कैसे होता है, ठीक? अब देखिए क्वेश्चन को उठाते हैं, क्वेश्चन से ही समझा देते हैं। आइए बताते हैं, एग्जाम्पल लेके बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ही आपका समझिए एग्जाम्पल है, उसी को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे करना है। पहले क्वेश्चन में इन्होंने कहा है, पहली बात तो आप लोग एक समुच्चय अपने पास लिख के रख लें। इन्होंने खुद से एक समुच्चय दिया हुआ है ए, वो क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 ये दिया हुआ है, और आपको सिर्फ और सिर्फ ये फील करना है कि बिलोंग करता है कि बिलोंग नहीं करता है, ये आपको बताना है, राइट? आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इन्होंने कहा है 5 डैश 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 ए, बताइए क्या भरेंगे। देखिए मेरी बात को समझिएगा, ये आपके सामने समुच्चय दिया गया, ये जो समुच्चय है 5, ये 5 जो है किसका एलिमेंट है, ये ए का एलिमेंट है, तो इसका मतलब 5 ए को बिलोंग करेगा, 5 ए को बिलोंग करेगा। तो हम कहेंगे 5 जो है बिलोंग्स टू ए, 5 प्रदर्शित करता है ए को, तो पहला समझ में आ गया होगा। दूसरा पढ़िए, दूसरे में बोला गया है 8 बिलोंग्स टू, 8 ए, अब बीच में बताइए क्या भरा जाएगा, बिलोंग्स टू भरा जाएगा, प्रदर्शित करता है कि नहीं करता है। क्या इसमें 8 है कहीं पर? 8 कहीं भी नहीं है, मतलब ए के अंदर कहीं भी 8 नहीं है, 8 जो है ए को बिलोंग नहीं कर पा रहा है, तो हम लिखेंगे 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। थर्ड वाला देखिएगा, थर्ड वाले में बोला गया है 0 और ए, तो 0 के क्या यहाँ पे कहीं 0 है, 0 ए को बिलोंग कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। फोर्थ वाला देखिए, इन्होंने कहा है, फोर्थ में ये बोला गया है कि 4 और ए, तो 4 हमारा है ना इसके अंदर, मतलब 4 जो है वो ए का एलिमेंट है, ए समुच्चय का एलिमेंट 4 है, तो 4 जो है ए को बिलोंग करेगा, तो हम लिखेंगे 4 बिलोंग्स टू ए। फिर उसके बाद में पांचवा देख लीजिए साथ ही साथ,
इन्होंने कहा है टू जो है वो ए को बिलोंग करेगा, जी हाँ बिल्कुल करेगा, यहाँ पे टू है, टू बिलोंग्स टू ए। बात समझ में आ रही? यही चीजें, खाली 2 साइन भरने हैं आपको। फिर उसके बाद में इन्होंने कहा है हमारे पास में 6th वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 10 बिलोंग्स टू ए। 10 और ए इसके बीच में क्या भरेंगे, बिलोंग करेगा कि नहीं, तो देखिए 10 तो है ही नहीं, तो 10 कैसे बिलोंग कर सकता है ए को, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। देखिएगा बातें समझ में आ गई हो तो जरूर बताइएगा कमेंट करके कि हाँ सर बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए गए थे, ये हमने सॉल्व करा दिए हैं, ऐसे ही आपको भरना है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस सिग्नेचर का मतलब समझ में आ गया होगा क्या होता है। इस सिग्नेचर का मतलब यही होता है कि बिलोंग करना है कि नहीं करना है, ये जरा बात का ख्याल रखें। आइए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है उसके बारे में स्टडी की जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरह से खत्म हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, जरा उसको समझते हैं। क्वेश्चन अभी आपकी पहली एक्सरसाइज चलिए इसलिए इतना इजी लग रहे होंगे, अदरवाइज ये थोड़ा सा हार्ड रहते हैं, बट इतना भी नहीं, ये आपका बेसिक तैयार हो रहा है। तो बेसिक आप मजबूत करते चले, बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू कैसे काम करता है ये चीज समझते चले, आपको पता चलता चलेगा आगे क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। फिर इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर और सारणीबद्ध यही 2 तरीके बताए थे, और दूसरा वाला क्या होता है, समुच्चय निर्माण, जिसमें हम लोग कोडिंग करते थे। लेकिन अब हमारे पास में पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आपको इसमें रोस्टर मेथड में लिखना है। दिया आपको गया है समुच्चय निर्माण में। देखिए समुच्चय निर्माण विधि कैसे दी गई है, ऐसे दी गई है, कोडिंग में छुपा के दी गई है कि x सच दैट x एक पूर्णांक है। x इस प्रकार से है कि x एक पूर्णांक है। x इस प्रकार है, इस साइन का मतलब मैंने क्या बताया था, इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है, ठीक है। समुच्चय के अंदर जो x आएगा ना वो क्या है, वो एक पूर्णांक है। अब और बात को समझिएगा, और x जो है वो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। इस बात का ख्याल रखिएगा। पहली बात तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक बता देते हैं। पूर्णांक आप लोग इंटीजर को बोलते हैं, पूर्णांक बोला जाता है इंटीजर को, ठीक है। जिन बच्चों को इंग्लिश में पता हो वो इंटीजर बोल सकते हैं। ये हमारे प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं, मतलब बीच में 0 आएगा तो उधर 1 2 3 4 डैश 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 चलता रहेगा, और इधर साइड में -1 -2 -3 -4 डैश 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 चलता रहेगा। ये सब पूर्णांक में आता है, इंटीजर्स में आते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि पूर्णांक नंबर कौन से होते हैं। लेकिन आपको जो समुच्चय बनाना है रोस्टर मेथड में बनाना है, मतलब ये तो दिया हुआ है समुच्चय निर्माण विधि में, इसको कन्वर्ट करो रोस्टर मेथड में। देखो रोस्टर विधि क्या कहेगी, x को इस प्रकार से भरो कि x जो होना चाहिए 3 से बड़ा होना चाहिए, 7 से छोटा होना चाहिए, और याद रहे x एक पूर्णांक रहे। तो देखिए शुरुआत करते हैं 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा होता है -2 -1। 3 से बड़ा 0 भी होता है, क्योंकि पूर्णांक के अंदर भाई साहब 0 भी आता है, तो 0 भी लेना पड़ेगा। 3 से बड़ा ना, तो इधर जैसे बढ़ते जाओगे बड़ा मिलते जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 4 5 6 और 7 से छोटा चाहिए, 7 नहीं चाहिए, 7 से छोटा चाहिए। तो देखिए ये हमारा बन गया रोस्टर मेथड। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको पूरी तरह से बातें समझ में आ चुकी हैं कि आपको रोस्टर मेथड के अंदर कैसे सॉल्यूशंस करने हैं, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, जरा उसके बारे में डिस्कस किया जाए। इसको एक बार रफ कर लेते हैं, फिर आपको दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं। आइए देखते चलिए, समझते चलिए। आपको समुच्चय निर्माण विधि दी जा रही है, रोस्टर में आपको कन्वर्ट करना है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है, b इस प्रकार से है, b जो है x सच दैट x जो है वो संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, x इस प्रकार से है कि x 6 से कम x संख्या, यहाँ पे संख्या है स्टूडेंट्स लिख दीजिएगा, संख्या 6 से कम, और क्या बोला गया, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। ओके, इस तरह का आपको एक समुच्चय निर्माण विधि बोल दी गई है, आपको रोस्टर में कन्वर्ट करना है। तो b जो है इस प्रकार है, चलिए रोस्टर कन्वर्ट करें। x इस प्रकार भरो कि x संख्या जो है वो 6 से कम है। 6 से कम का मतलब 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा और 1 होगा और 0 होगा। लेकिन नहीं, 0 नहीं होगा,
जीरो क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन्होंने बोला है ना कि वो प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से स्टार्ट होकर ये सब नंबर आ जाएंगे और 6 से कम भी रहेंगे। जीरो नहीं आ सकता, -1 -2 नहीं आ सकता। हालांकि छोटे होते हैं, कम होते हैं, बट प्राकृतिक नहीं होते हैं। तो प्राकृत नहीं है, तो ये सब प्राकृत नंबर हैं और छोटे भी हैं 6 से। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखकर हमने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरे क्वेश्चन में बोलते हैं सी, चलिए लिख देते हैं सी। देखिए करली ब्रैकेट बनाने में थोड़ा सा आपको बोर्ड पर अजीब सा दिख रहा होगा, बट आप अच्छे से कॉपी पे बनाएं। x इस प्रकार से है, x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। x 2 अंकों की ऐसी संख्या लेनी है, ऐसी संख्या जिनका योगफल 8 है, जिनका योगफल क्या है? 8 है। चलिए आइए, 2 अंकों की संख्या कौन सी होती है स्टूडेंट्स? वो होती है 10 से लेकर 99 तक, यही तो होती है। तो चलिए बताइएगा, इनके डिजिट्स का जो अंकों का जो योगफल आएगा ना, वो हमारा 8 आना चाहिए। देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 17 से ले लो, 1 और 7 को जोड़ोगे 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे 2 बढ़ा दें, 1 घटा दें, 6 2 8 हो जाएगा। फिर 3 कर दें और यहाँ 5 कर दें, ठीक है, 35 हो गया। और 4 और 4 कर लो, 4 और 4 44 हो गया। उसके बाद में 5 और 3 कर दो, 53 आ जाएगा। ठीक, इसका उल्टा करते चले जाओ, 62 71, ये देखिए बन गया हमारा रोस्टर मेथड। ये सब संख्याओं को जब आप जोड़ेंगे, सब संख्याओं मतलब एक संख्या है उनके अंकों को अगर जोड़ा जाए तो 8 आएगा। यही बात इन्होंने बोली थी कि x इस प्रकार से भरो कि 2 अंकों की ऐसी संख्या जिनका अंकों का योगफल 8 है। यही बोला था ना, अंकों का, हाँ बिल्कुल, अंकों का योगफल 8 है। ये बात हमें यहाँ पे बोली गई थी। देखिए दूसरा तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में 4th समझते हैं और क्या दिया जा रहा है। देखिए हार्ड नहीं है, आप चीजों को पढ़ना सीखिए, समझना सीखिए। बहुत आसान मैथ है, ठीक है। मैथ तो इतनी आसान है कि जिंदगी के कैलकुलेशंस भी बहुत आसान तरीके से करवा देती है। आइए 4th देखिए। D जो है एक समुच्चय है। x इस प्रकार से भरना है कि x जो होगा वो एक अभाज्य संख्या होगी, एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है जो 60 से भाजक है, जो 60 से क्या है? भाजक है। यहां लिख लेते हैं, जो 60 से भाजक है। अब देखिए x इस प्रकार से भरो कि x जो होनी चाहिए एक तो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। आपको ये पता हो कि अभाज्य संख्या क्या होती है, और साथ ही साथ 60 से भाजक, 60 की भाजक है। 1 मिनट, 60 की भाजक है, 60 से भाजक है, ये बात आपको ख्याल रखनी है। आइए बताते हैं कि भाजक संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है स्टूडेंट्स? जो नंबर हमारे खुद से डिवाइड हो जाएं, ठीक है, और 1 से डिवाइड हो जाए, उनको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। इसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होने चाहिए। क्या बोला? जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी से भी डिवाइड ना हो, उनको अभाज्य संख्या बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल 3 ले लो, ठीक है, 3 को समझा देते हैं। 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, ठीक। तो आप कहेंगे सर इसको डिवाइड करने के लिए या तो 1 आएगा या तो 3 आएगा, इसको डिवाइड करने के लिए या तो 5 आएगा या तो 1 आएगा, इसको डिवाइड करने के लिए या तो 7 आएगा या तो 1 आएगा। देखिए ये 1 से डिवाइड होंगे या तो खुद से डिवाइड होंगे, ये भी 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 1 7 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो 9 लेते या 8 लेते या 4 लेते तो भाई साहब ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए अभाज्य नहीं है। तो अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, बाकी किसी से भी डिवाइड ना हो। ये तो दूसरे वाले के पास चला गया, ये तो दूसरे से भी डिवाइड हो जाएगा, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या बोला जाता है। इसी तरह आप इसको समझ पा रहे होंगे, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है 8,
ठीक है। इसी तरह 4 भी है, 1 से डिवाइड हो जाना, 2 से डिवाइड हो जाना, 4 से डिवाइड हो जाना, तो क्या अभाज्य संख्या बन रही? नहीं, अभाज्य संख्या वो है जो खुद से डिवाइड हो जाए या 1 से डिवाइड हो जाए। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा समझ में आ गई होगी। आइए अब इनकी एक और कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं, 60 से कैसे भाज्य होगा। 60 की भाजक जो इन्होंने बोली है, तो 60 में ऐसे नंबर आने चाहिए, ऐसे भाज्य संख्या आनी चाहिए जो 60 को भाग कर सके, 60 की भाजक होनी चाहिए। देखिएगा 60 की भाजक कौन कौन होगी? 2 से 60 डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 2 से 15 बार जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब 60 की जो भाजक संख्याएं आ सकती हैं वो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। और जरा साथ ही साथ सोचिए कि 2, 3 और 5 क्या इनमें ऐसी कोई संख्या है जो अपने आप से और 1 से डिवाइड होने के अलावा किसी और से डिवाइड हो रही? क्या ये देखिए, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 1 से डिवाइड, ये 5 से डिवाइड, ये 1 से डिवाइड। क्या किसी और से डिवाइड करा जा सकता है इन संख्याओं को? इसका मतलब ये अभाज्य संख्याएं हैं। और यही संख्याएं 60 को डिवाइड भी कर सकती हैं, 60 की भी भाजक है। 60 से 3 को डिवाइड किया, 3 से 60 को जो है 3 से डिवाइड किया जा सकता है, 60 को 5 से डिवाइड किया जा सकता है। देखिए 60 की भी भाज्य मिली, ठीक है, 60 की भाजक है ना ये सब संख्याएं, और ये खुद में अभाज्य संख्याएं भी हैं, ये खुद में प्राइम नंबर भी हैं। चलिए अब बातें समझ में आ गई हो प्राइम नंबर क्या है, तो आप भरना शुरू करिए। डी जो होगा वो 2, 3 और 5 संख्याओं को लेगा। क्यों? क्योंकि ये अभाज्य संख्या है और इन्हीं से 60 का भाजक भी मिलता है, 60 को भाग भी कर सकती हैं। खत्म बात। आइए अब हम लोग चलेंगे 5th क्वेश्चन में। 5th क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है उनके संख्याओं को समुच्चय में बदलना है। ठीक है, चलिए बताते हैं कैसे करना है आपको। तो देखिए ई जो आपको इस प्रकार से दिया जा रहा है कि ट्रिगोनो है ना, ट्रिगोनोमेट्री के अक्षरों का, शब्द के अक्षरों का समुच्चय बनाना है। शब्द के अक्षरों का समूह या समुच्चय, शब्द के लेटर्स का, इस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के लेटर्स का समुच्चय। तो देखिए कितना आसान है, सिर्फ आप लोग टी उठा लो, आर उठा लो, आई उठा लो, जी उठा लो, ओ ले लो, एन ले लो, एम ले लो, ई ले चुके हो? नहीं लिया है तो ई भी ले लो, और साथ ही साथ टी ले चुके हैं ना, हाँ, आर ले लो, वाई ले लो। देखिएगा स्टूडेंट्स, जब कोई नंबर डबल होने लगे, जब कोई अंक डबल होने लगे तो उसको 2 बार नहीं लेते ट्रिग्नोमेट्री में। नहीं, समुच्चय के अंदर हम लोग किसी भी संख्या को 2 बार नहीं भरते। भर दोगे समस्या नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि ना भरा जाए। तो हमने कोई नंबर डबल बार रिपीट नहीं किया है, ये इस बात का ख्याल रखा है, और ये हमारे उनके अक्षरों का समुच्चय हो गया है। तो ट्रिग्नोमेट्री में इतने अक्षर आते हैं तो इनका समुच्चय ऐसे लिखा जाएगा। खत्म बात। आइएगा क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के पास। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। देखिए स्टूडेंट्स, अब आप इतने काबिल हो चुके हैं कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री को हमने तोड़ा है, आप बेटर को तोड़ पाए। राइट, BETER नहीं, BETR 4 वर्ड ही आएंगे। डबल टी आ रहा है, डबल ई आ रहा है, तो हमें एक ही बार टी और एक ही बार ई लेना है। तो इसका आप लोग खुद से आंसर देंगे और कमेंट जरूर करेंगे कि आप कर पाए कि नहीं कर पाए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, उसको समझिए। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब आपके लिए थोड़ा सा हार्ड पड़ने वाला है, बट कोशिश करेंगे आपके लिए इजी बनाने की। तो आइए समझते हैं। इन्होंने एक समुच्चय मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से दिया गया है, 3, 6, 9 और 12 को, ये देखिए मैंने क्या किया, इसको रोस्टर विधि में लिख रखा है। रोस्टर विधि से आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको किसमें बोला था इन्होंने, समुच्चय निर्माण में बदलना है। तो समुच्चय निर्माण में बदलने के लिए आप क्या करोगे कि x इस प्रकार से है कि x जो है वो 3 के गुणक है। ये क्या है, 3, 6, 9, 12 3 का गुणक है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, x इस प्रकार है कि x इज इक्वल टू 3n है। x इस प्रकार है कि x इज इक्वल टू 3n, और कॉमा लगा के लिख दो जहां n इज इक्वल टू 1, 2,
3 4, खाली 4 तक ही लिखना है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि 3 चौक 12, खाली 12 ही तो लेने हैं, 15 लेना है क्या? नहीं ना, तो 5 मत भर देना। 3 1 जा 3, जब आप n की वैल्यू यहां रखेंगे, n की वैल्यू को जब यहां रखा 3 1 जा 3 हो गया, 2 को रखो यहां पे 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 को रखोगे 3 3 जा 9 आ जाएगा, 4 को रखेंगे 3 4 जा 12 हो जाएगा। तो ये मैंने समुच्चय निर्माण विधि में कंस्ट्रक्ट कर दिया इसको। आइए दूसरा देखिएगा, उम्मीद है ना कि आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। इसी तरह से समुच्चय निर्माण विधि समझदारी के साथ करते चलिएगा। इसमें शब्द अवयवों को नहीं भरना है, शब्दों को भरना है। तो शब्द आप कैसे समझ रहे हो, कैसे इसको समझ पा रहे हैं, उनको आपको भर के रखना है। अब देखिएगा आगे समझाते हैं। 2 4 8 16 32 यहां पर बोला गया है। हम लोग फिर से कोई समुच्चय ले लेते हैं, बी मान लो ले लेते हैं। इस बार इन्होंने कहा है 2 4 8 16 और 32, ये इन्होंने कहा है, ठीक है। आइए बताते हैं कैसे करना है। देखिएगा स्टूडेंट्स, आपको क्या लग रहा है, आपको ये लगना चाहिए कि ये 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 अठे 16, 2 को काटा 16 बार। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी भी इसका कोई पैटर्न नहीं बना, लेकिन मेरे दिमाग में बन चुका है। जहां तक अगर आप 2 करो, 2 का स्क्वायर कर दो इतना होता है, 2 का क्यूब कर दो इतना आएगा, 2 का 4 पावर कर दो इतनी आएगी, 2 की पावर 5 कर दो इतना आएगा। मतलब कहीं ना कहीं पावर बढ़ाई जा रही है। तो b इज इक्वल टू, अब देखिए ये जो मैंने पकड़ा है कि इतनी तेज इसको पकड़ लिया कि कैसे इसको लिखा गया है, तो ये चीज आपकी प्रैक्टिस के जरिए आएगी। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तब आएगा कि x इस प्रकार से है कि x जो होगा 2 की पावर n होगा, x 2 की पावर n होगा, जहां पर हम n को रखेंगे क्या 32 तक ही लेना है। 2 की पावर 5 करने से 32 आता है, तो हम n को जो है 1 2 3 4 और 5 तक ही एक्सपेंड करवाएंगे। तो अब जब आप 2 की पावर 1 रखेंगे, 2 की पावर n की जगह क्या रख दें, 1 रख दें, तो 2 की पावर 1 रखने से 2 आएगा, 2 की पावर 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 रखेंगे तो 8 आएगा, 2 की पावर 4 रखेंगे तो 16 आएगा, और 2 की पावर 5 रखेंगे तो 32 आ जाएगा। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन, ये समझदारी, ये जो चीज हमने लिखी है, इसको लिखने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तब बिना डर के आप लोग इस चीज को समुच्चय निर्माण विधि में लिख पाएंगे, ठीक है। अब आगे और बढ़ते हैं। फिर से इन्होंने वही काम समझाया हमको कि जो C है वो 5 और 25, बिल्कुल 25 और फिर 125 और फिर 625। मुझे पता है, मुझे ये बात पता है कि ये 5 के गुणनफल आ रहे हैं, लेकिन 5 के गुणनफल कैसे आ रहे हैं, ये पावर वाले गुणनफल हैं। 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 करोगे तो 25, 5 की पावर 3 किया जाए तो 125, 5 की पावर 4 किया जाए तो 625 आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, C में x इस प्रकार है कि x जो है वो 5 की पावर n है, और n जो है जहां n जो है वो कितना 1 2 3 4 लिया जा रहा है, 1 2 3 4 आएगा। जब 5 की पावर 4 कर देंगे ना आप, तो आराम से 625 ही निकल कर आएगा। ये बात आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि सारी बातें समझ में आ गई हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे अगला क्वेश्चन कैसे करना है उसके बारे में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, 2 4 6। अब आप लोग इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस समझिएगा, मेरी बात को बहुत ध्यान समझिए। मैं जो यहाँ पे सिखाने वाला हूँ जरा उसको समझिए। इसको मैंने क्यों नहीं मिटाया, अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ इसलिए नहीं मिटाया। तो 4th क्वेश्चन जो है इसमें और इसमें संबंध समझिएगा। तो इन्होंने कहा है कि मान लेते हैं C हो गया, D हम लोग ले लेते हैं, कोई एक समुच्चय हमने मान लिया D है, और वो है 2 4 6 डैश 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 का मतलब है आगे 8 10 12 14 15 इस तरह आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो D जो बराबर आ जाएगा x इस प्रकार से है। बच्चे समझने वाले समझ चुके हैं कि यहां भी तो सम संख्याएं चल रही थी, लेकिन ये पावर वाली चल रही थी, यहां गुणक वाली चल रही हैं। 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, पता चल रहा है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, पता चल रहा है। इसी तरह से यहां भी है, लेकिन यहां पर पावर वाला ही मैटर था। इनमें और इनमें फर्क समझ लीजिए जरा सा, आपको पूरी की पूरी गणना समझ में आ जाएगी। ये मल्टीपल चल रहे हैं, ये पावर का मल्टीपल चल रहा है, ठीक है। अब ये इसीलिए मैंने इसको नहीं मिटाया था ताकि आप इसमें उसमें संबंध समझ सके। इसको लिखने के लिए आप 2n लिखिएगा, 2 की पावर n मत करिए, 2n लिखिए, और
जहां n जो होगा वो 1 2 3 डैश 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 करके चाहे जितना लिखो, क्योंकि यहां पर भी कहीं नंबर फिक्स नहीं है। आप यहां 20 भी रखोगे तो भी इसके अंदर का कहीं ना कहीं कोई नंबर आ जाएगा, 25 रखोगे तो भी कोई ना कोई नंबर आ ही जाएगा। 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखोगे तो 4 आएगा, 3 रखोगे तो 6 आएगा। इस तरह से कुछ भी रखो, कुछ ना कुछ सम संख्या बन ही जानी है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। आइए डी हो गया हो तो अब ई देखिएगा, ई कैसे करेंगे। 5वां क्वेश्चन हमारे पास में, डी के बाद ई समुच्चय हमने ले लिया और इन्होंने कहा है कि 149, बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम मस्त क्वेश्चन। पढ़ने वाले बच्चे जो होंगे ना उनको समझ में आएगा, जो नहीं पढ़ रहे हैं टाइम पास कर रहे हैं उनके तो सर से ऊपर जाएगा कि नंबर बोल क्या रहा है आखिर। समझ रहे आ रही है बात। ये नंबर 1 3 1 4 9 का मैटर क्या है, कितना प्लस किया जा रहा है, पावर भी नहीं करने से बन रहा है, ठीक है। n का कौन सा पावर कर दिया जाए समझ में नहीं आएगा आपको। या 3 यहां पे जोड़ा, 5 यहां पे जोड़ा, आगे कितना जोड़े ताकि 100 तक पहुंच जाए। मेरी बात को ध्यान समझे स्टूडेंट्स, ये जो है ना ये आपके स्क्वायर्स लिखे गए हैं, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा था। जो पढ़ पा रहे हैं बच्चे, जो समझ पा रहे हैं, जिनको स्क्वायर याद होगा, इसलिए पहले ही बोलते थे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, इसका मतलब ये था कि जो उनको स्क्वायर याद है वही समझ पाए होंगे कि ये क्या चीज थी। जहां तक कि मेरा तो मानना है वो भी नहीं पकड़ पाए होंगे कि यहां कौन सा लॉजिक लग रहा था। तो ई जो होगा ना वो होगा x इस प्रकार से लेना है कि x इस प्रकार से होगा कि x इज इक्वल टू एन स्क्वायर होगा। n यहां पर कुछ भी रख दो, n यहां पे कुछ भी रखने का मतलब ये है जहां n इज इक्वल टू 1 2 डैश 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 10 तक ही जाना है, क्योंकि लास्ट में 10 का स्क्वायर 100 होता है और हमें लास्ट में 100 बनाना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर जो होगा वो 4 आएगा। 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 रखेंगे 4 का स्क्वायर 16 होता है। इस तरह से ये सब स्क्वायर्स नंबर हैं, ठीक है, संख्याओं का वर्ग है ये। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता हुआ खत्म हुआ। ओके स्टूडेंट्स, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या समझाया जा रहा है उसके बारे में समझा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 कहां गया हमारे पास में, ये रहा। देखिएगा स्टूडेंट्स, इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध का मतलब सारणीबद्ध करना है, ठीक है। सारणीबद्ध करने का मतलब आपको समझाया था रोस्टर मेथड करना है, तो बिल्कुल वही काम आपको फिर से करना है। आइए बताते हैं कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, a इज इक्वल टू, बोला गया है x इस प्रकार से है कि x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो x इस प्रकार है कि x एक विषम प्राकृत संख्या, बस ठीक है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है। चलो आगे देखो, तो हमें इसको अवयव रूप में लिखना है, मतलब कि रोस्टर विधि में लिखना है, सारणीबद्ध करना है, सूचीबद्ध करना है, किसी भी नाम से आप पुकार सकते हैं। तो विषम प्राकृतिक होनी चाहिए। तो देखिए प्राकृतिक तो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है, पहली विषम संख्या मिल गई। 2 सम होती है, 3 मिल गया। 5 4 सम संख्या होती है, इस तरह से 7 आ गई, ठीक है। इस तरह से आगे चलती रहेगी, क्योंकि इन्होंने कहीं ये नहीं बोला कि कहां तक लिखनी है, भाई आगे अंत तक लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन, 5वें का दूसरा क्वेश्चन b इस प्रकार से है, b जो है x इस प्रकार से है कि x पूर्णांक है, x पूर्णांक है। और समझे क्या है, x जो है वो -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। देखिए बच्चों, पूर्णांक जो होता है, सिंपल सी बात है, पूर्णांक जो होता है वो 0 1 2 3 इस तरह से चलता है, कभी भी डिवाइड में नहीं चलता है पूर्णांक। तो इस नंबर को थोड़ा सा आप और सॉल्व करेंगे। और -1 भी होता है, -2 भी होता है, -3 भी होता है, इस तरह से ये माइनस में भी होता है। तो इसको लिखने के लिए जरा आप कॉमन सेंस लगाएं। x जो है 1.2 से बड़ा है, 1.2 का मतलब होता है 0.5 से बड़ा है। 0.5 कहाँ मिलेगा, मतलब 1 का आधा। 0.5 वो भी निगेटिव में, तो ये यहां पर कहीं मिलेगा जाके, 1 का आधा, 1 और 0 के बीच में यहां पर। तो इससे बड़ा चाहिए, इससे बड़ा तो हम लोग इधर ही भागेंगे, तो पहला नंबर तो 0 मिल जाएगा। फिर उसके बाद में 9/2 से छोटा होना चाहिए। 9/2 मतलब 9 का आधा, 9 का आधा 4.5 से छोटा। 4.5 कहाँ मिलेगा,
4.5 से छोटा होना चाहिए, तो मतलब 4 और 5, तो 4 और 5 के बीच में ही तो 4.5 आएगा, कहीं पर 4.5 आएगा, मतलब यहां पर कहीं आएगा। तो इससे छोटा चाहिए तो मतलब इधर जाना पड़ेगा, तो वहां से 4 मिल जाएगा, 1 2 3 और 4 आ जाएगा। देखिए एक बात समझ में आ गई हो तो बोलिएगा ठीक है। तो 0.5 से बड़ा है ना, ये 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4, 4 जो है 4.5 से कम है, तो ये हमारे पास में इस तरह का बन के तैयार हो गया अवयव। क्लियर। आइए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में 3 क्या बोल रहा है उसको समझते हैं। अब इन्होंने कहा है हमारे पास में कि सी एक्स इस प्रकार से है, एक्स एक पूर्णांक है लेकिन एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है। तो सी में बोला है इन्होंने x इस प्रकार है कि x इज इक्वल टू, x एक पूर्णांक है, याद रहे x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर लेस देन 4 होना चाहिए। x एक पूर्णांक भी होना चाहिए और x के स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा हमारे पास में 4 से कम आना चाहिए। बात को समझिएगा, अगर x एक पूर्णांक है तो x का स्क्वायर करने से 4 से कम वैल्यू आए तो क्या आप भर सकते हैं? अगर मान लेते हैं x हमारा 0 1 2 3 हो गया, सपोज दैट, ठीक है, x एक पूर्णांक है तो पूर्णांक है, दिख गया हमको पूर्णांक, और x 4 के बराबर हो जाए या 4 से छोटा हो जाए, लेकिन x का स्क्वायर, अब आप समझिएगा, जब x हमारा 0 आ जाए तो 0 का स्क्वायर क्या 4 से छोटा होगा? बिल्कुल होगा, तो हमारे पास में 0 आ सकता है। x 1 भर दो, अगर 1 का स्क्वायर किया जाए तो 4 से छोटा भी होगा, बिल्कुल हो सकता है। 2 भरो, 2 भरने से 2 का स्क्वायर मतलब 4 आएगा। 4 यहां पे बोला था ना, या तो छोटा हो जाए या 4 के बराबर हो जाए। ये इक्वल टू का साइन दिख रहा ना, एक माइनस दिख रहा होगा, ये इक्वल टू है एक्चुअली, इसको बोला जाता है एक्स स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू 4, तो इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो x का स्क्वायर, हमने कहा x एक पूर्णांक है तो 2 है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो इसने कहा 2 का स्क्वायर 4 के बराबर होना चाहिए, तो मतलब हम लोग 2 भी ले सकते हैं, बस खत्म। 3 जैसे ही लोगे तो 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, और 9 जो है 4 से बड़ा होता है, लेकिन हमें तो x की वैल्यू स्क्वायर जो होना चाहिए 4 से छोटा होना चाहिए। इस प्रकार से समझाया गया था, बस इतने ही नंबर ले पाएंगे। क्लियर इतनी बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फटाफट। d को इस प्रकार से लेना है, x इस प्रकार है, x लॉयल शब्द का एक अक्षर है, शब्द का एक अक्षर है। स्टूडेंट्स x को इस प्रकार लो, x लॉयल शब्द का अक्षर है, तो भैया लॉयल शब्द का अक्षर है तो l आ जाएगा, y o आ जाएगा, y आ जाएगा, a आ जाएगा, खत्म हो गई। l दोबारा नहीं लेंगे क्योंकि l हम पहले ले चुके हैं, ठीक है, खत्म हो गया। आगे समझिएगा और क्या बोलने जा रहा है। कितना हो गया? 3 4 हो गया ना, 4 के बाद में 5 समझिए। 5 में इन्होंने कहा है कि e x इस प्रकार है, x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। मेरी बात को बहुत ख्याल से, इतनी बड़ी लाइन मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, वहां से आप देखिएगा। x को इस प्रकार से लेना है कि x जो है एक महीना है और उसमें 31 दिन नहीं होते हैं, ठीक। तो पहला आता है जनवरी, आप उंगली पे काउंट कर सकते हैं, मुझे तो ऐसे ही याद है। पहले अगर आपका ये अपर साइड में आ रहा है तो ये 31 दिन का है, अगर बिलो साइड में जा रहा है यहां पर आ रहा है तो ये 30 दिन का या 28 दिन का होगा, ये चीज है ना। तो ये 31 दिन की नहीं होगी, कुल मिला के बाद इतनी है, जो ऊपर आती है वो 31 दिन की होती है। जनवरी 31 की है, नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा 31 दिन का नहीं होते हैं, ऐसे महीने भरो जो 31 दिन के नहीं होते हैं। तो भैया जनवरी 31 का होता है, हम फरवरी को लेंगे, तो हमने यहां पे लिख दिया फेब, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये मार्च 31 का होता है, मार्च के बाद में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आ जाएगा, तो अप्रैल हमारे पास में आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद में अप्रैल हो गया, अप्रैल मई जून आ जाएगा, जून हो गया। फिर उसके बाद में जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है, तो सितंबर और नवंबर ले लूं, यहाँ पर हमने ले लिया सितंबर, सेप ले लिया, नवंबर ले लिया, ठीक है। नवंबर के बाद दिसंबर तो 31 में ही चला गया, तो इतने मेरे पास में समूह बन गए, 5 एलिमेंट आ गए। तो ये सब ऐसे महीने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं। क्लियर? आइए 6th क्वेश्चन देखिए।
फिर उन्होंने कहा है कि f इस प्रकार से लो, x इस प्रकार है कि x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है और k से पहले आता है। बेटा व्यंजन और स्वर क्या होते हैं, जिनको मैं बता दूं, व्यंजन और स्वर। तो व्यंजन होते हैं कॉन्सोनेंट, अगर इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे हैं तो इसको वो स्वर को बोला जाता है वोवेल। वोवेल तो होते हैं ए ई आई ओ यू, आपको लेने हैं व्यंजन, ठीक है। दाईं ओर, एक मिनट, के से पहले आता है और एक व्यंजन है, तो के से पहले, तो आप देखिए इनको मत लीजिएगा क्योंकि ये स्वर हैं और व्यंजन लेने हैं, तो हम बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, डी ले सकते हैं, ई नहीं ले सकते क्योंकि वो स्वर है। एफ ले सकते हो, जी ले सकते हो, एच ले सकते हो, आई भी ले सकते हैं, जे भी ले सकते हैं। के से पहले आना चाहिए, तो के से पहले हमारा जे तक आएगा, इससे पहले बाद नहीं आएगा। और ये सब के सब व्यंजन भी हैं। समझ में आ गई बातें? तो हमारे पास में व्यंजन और कॉन्सोनेंट समझ में आ गया होगा। इनको छोड़ने के बाद जो कुछ भी बच जाए वो यहां पर हमारा व्यंजन हो जाता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने बोला है, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान करिए। स्टूडेंट्स मैं बना देता हूं आपके लिए, एक बार यहां पे 2 और ये 3 बना देते हैं। तो यहां पे इन्होंने 4 हैं, एक्चुअली ये 4 हैं, ठीक है। 1 2 3 6, फिर इसके बाद इन्होंने कहा यहां पर 2 और 3 है। देखिए आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, बट मैं फिर भी एक बार कम शब्दों में लिख देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। मैथमेटिक्स के लिखे गए हैं, मैथ और उसके बाद में EICS, ये मैथमेटिक्स के अक्षर होते हैं। ये भी समुच्चय लिख दिया हमने, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। ये आपके लिए क्वेश्चन तैयार कर दिया हमने यहाँ पर, A फिर B C और D। देखिए कम शब्दों में लिखूंगा बट बातें सारी समझ में आ जाएंगी। X इस प्रकार लेना है कि अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है, ठीक है। यहाँ पे मैं कम शब्दों में लिखूंगा, बात को समझिएगा। अभाज्य लेनी है और 6 की भाजक लेनी है, 6 की भाजक। एक तो ये दिया गया है, दूसरा क्या दिया गया है, x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। 10 से कम और विषम और प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। फिर उसके बाद में x एक प्राकृतिक संख्या है, 6 की भाजक है। अच्छा वो अभाज्य थी, ये भाजक है, तो प्राकृतिक है, भाजक 6 की है। उम्मीद है बात समझ में आ रही होंगी। संख्या ऐसी है जो प्राकृतिक भी और 6 की भाजक संख्या है, ठीक है। और यहां पर इन्होंने बोला है कि मैथमेटिक्स के अक्षर हैं। देखिए ये बात तो क्लियर हो गई कि ये वाले भाई साहब इस वाले को मिलने वाले हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स के अक्षर तो इसी को, तो 3 का D मिल जाएगा, ठीक है। हम यहाँ लिखे दे रहे हैं 3D हो गया, 3 का D के साथ चला गया। अब जरा बातों को समझे। 10 से कम विषम अच्छा शुरू से ही ले लेते हैं। अभाज्य है और 6 की भाजक भी है। 6 की भाजक तो भैया 2 हो सकती है और 3 हो सकती है, जो कि अभाज्य भी है और क्या है, 6 की भाजक भी है। तो 2 और 3 देखिए यही मिल रहा है, तो मेरे पास में ये वाला आ गया इसके साथ में। तो मतलब मेरे पास में वो 2 का A मिल गया, 2 का A हो गया, 3 का D हो गया। अच्छा ये मिल गया। 10 से कम है और विषम है प्राकृतिक संख्या, ये देखिए 10 से कम है और विषम भी है और प्राकृतिक भी है, मतलब ये मिल जाएगा। फोर्थ का B मिल गया। उसके बाद बचा हुआ कौन सा है, ये वाला C के साथ, 1 का C हो जाएगा, बिना चेक किए हम बता दे रहे हैं ऐसे ही, ठीक है। खत्म हो गया स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। ये कैसे कैसे हम लोगों को एक तरफ क्या निर्माण विधि दी, क्या दिया गया था, रोस्टर विधि, और एक तरफ निर्माण विधि दी गई थी, राइट।
तो इस तरह से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्यूशंस होने चाहिए थे। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 के सारे सॉल्यूशंस आपको दे दिए गए हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम के लिंक पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ए स्क्वायर एकेडमी के मेंबर बन सकते हैं, हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया है, समझ में आया है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ में, ये सारी चीजें आप हमारे साथ कमेंट करके बता सकते हैं। पसंद आ गया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और ज्यादा पसंद आया हो तो शेयर जरूर करिएगा। शेयर करने से ज्यादा तक कंटेंट जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। राइट फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरे साथ पढ़ के अच्छा लगा होगा। आप नेक्स्ट सेशन के लिए जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, लेकिन कब? जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उसका बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे, तब जाके आपको मिलेगा। राइट, तो बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, तब जाके आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और अगला सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की कोशिश हमारी रहेगी। तो उम्मीद करता हूं सब कुछ अच्छा है और आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। स्टूडेंट्स, जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा कि आप मेरे साथ में और सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं। सभी के सभी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। अगर आपकी किसी भी तरह की कमेंट या किसी भी तरह का सजेशन होता है, आप हमें कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपको किस चीज़ की नीड है और आपकी क्या सलाह है, कैसा आपको एक्सपीरियंस पे क्लास में एक्सपीरियंस मिला है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।